पेश है एक और कहानी। लेट्स एक्सप्रेस की जुबानी, आइए सुनते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, इंसान को कई बार जिंदगी में कुछ अजीब व गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। इसमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी अविश्वसनीय होती हैं, यानी कि सोच और समझ से परे, जिनके उत्तर तर्क और वितर्क से भी नहीं ढूंढे जा सकते। प्रत्यक्षदर्शियों को छोड़कर बाकी सभी कल्पनाशील महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे में बड़े से बड़े अविश्वासी लोग भी चमत्कार को नमस्कार करने को मजबूर हो जाते हैं। पंकज और विवेक का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। बात करें अगर पंकज की, तो पंकज का रंग थोड़ा सा सांवला, चेहरा गोलाकार, चेहरे पे मूंछों और दाढ़ी के नाम पर कुछ थोड़े थोड़े से रुएं जैसे बाल, एक गुच्छा दिखाई देता था उसके चेहरे पे। विवेक का रंग गोरा, कद 4 फीट के आसपास, चेहरा थोड़ा सा लंबा और रुतबा किसी जमींदार के जैसा। आज इनके प्रथम वर्ष की परीक्षा खत्म हुई है। पंकज और विवेक के 2 दोस्त हैं, सिद्धार्थ और विशाल। ये चारों दोस्त मिलकर विवेक के गांव वाले घर पे जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि पूजा और दीपावली की छुट्टियां जो चल रही हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, मगर सिद्धार्थ और विशाल के परिवार वाले पता नहीं क्यों सिद्धार्थ और विशाल को विवेक के गांव जाने देना नहीं चाहते थे। बस इसी वजह से सिद्धार्थ और विशाल का छुट्टियों में विवेक के गांव जाने का सपना ही रह गया, यानी कि ट्रिप कैंसिल हो गई। बट विवेक और पंकज को तो जाना था, तो उन्होंने अगली ट्रेन पकड़ ली और रवाना हो गए विवेक के गांव की ओर। और पहुंच जाते हैं दत्ता नारायणपुर। अगर गांव की बात करें तो ये विवेक के दादाजी की यहाँ पर बहुत बड़ी जमींदारी थी। पूरा का पूरा गांव एक समय उनके कब्जे में होता था। कब्जा तो रहा नहीं, जमींदारी अब बची नहीं। अगर कुछ बचा है तो वो है विवेक के दादाजी की पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई विशालकाय हवेली नुमा कोठी, जिनकी पहरेदारी, जिनका ख्याल रखने वाले लोग हैं वो लोग जो विवेक के दादाजी के तीमारदार हुआ करते थे। अब उनके वंशज इस जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली कोठी का ख्याल रखते हैं। तो ये पहुंच गए फाइनली दत्ता नारायणपुर के स्टेशन पे। रात काफी गहरी हो चुकी थी और इन दोनों ने इधर उधर देखा तो आसपास ज्यादा लोग दिखाई दे नहीं रहे थे। तो कुछ सोच के ये लोग वहां से उठते हैं और स्टेशन के बाहर निकलते हैं कि शायद कोई सवारी मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, जिससे उन्हें अपने दादाजी की कोठी तक पहुंचने में आसानी हो। विवेक और पंकज कुछ देर यूं ही स्टेशन पे खड़े रहते हैं, गौर से देखते हैं कि शायद कोई रिक्शे वाला, कोई सवारी उन्हें मिल जाए। इतने में एक बुजुर्ग आदमी उन्हें दिखाई देता है, रिक्शा पे धीरे धीरे पैडल मारता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो दोनों उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं और उसे पूछते हैं, काका जमींदार वाली हवेली चलेंगे आप? कुछ देर तक उस बुजुर्ग ने विवेक को बड़े गौर से देखा, फिर पंकज की तरफ घूर कर देखते हुए एक कदम आगे बढ़ा और उसने बोला, वहां क्यों जाना है? वहां तुम्हें क्या काम हो सकता है? जी, मेरा नाम विवेक है और मैं श्री देवेंद्रनाथ दत्ता जी का इकलौता पोता हूँ। उसकी बात सुनकर रिक्शे वाले की आंखों में कुछ अजीब से भाव उभर के सामने आते हैं। वो विवेक की तरफ थोड़ा और गौर से देखकर बोलता है, दत्ता जी यानी वो जमींदार साहब? विवेक ने कहा, जी अच्छा। तो विवेक ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ की दुर्गा पूजा और उसके बाद में दीपोत्सव यानी दीपावली के बारे में बहुत सुना है कि बड़ा विशेष रूप से पूजा होती है यहाँ पर। तो बस वो देखने की इच्छा मन में थी। तो क्या आप लेकर चलेंगे? हम अंधेरा हो चुका था। रास्ते में चलते चलते रिक्शे वाले ने विवेक और पंकज को जमींदार के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई, उनके परोपकार के बारे में बताया। लेकिन अंत में रिक्शे वाले ने कुछ ऐसा कहा जो विवेक की समझ में नहीं आया। रिक्शे वाले ने कहा, विवेक बाबू, अगर आपके पिता विलायत पढ़ने गए
शायद आज हम आपको देख नहीं पाए। खैर, आया करिए कभी कभी यहाँ, अच्छा लगेगा आपको देखकर। बातें करते करते वो लोग घर में दाखिल होते हैं, जहाँ सामने एक 70 साल का बुजुर्ग उनकी तरफ बड़े गौर से देखता है। शायद एक वही केयरटेकर है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। इनको देखकर केयरटेकर लालटेन लेकर आगे बढ़ता है और उनको देखते हुए बोलता है, विवेक बाबू, बहुत देर हो गई आते आते, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत आराम से पहुंच गए। बाहर निकलते निकलते बहुत अंधेरा हो गया। एक्चुअली बहुत पहले आए थे ना हम सड़क को पहचान नहीं सके, लेकिन बाद में वो बाहर रिक्शा चालक है ना, उन्होंने हमें पहुंचा दिया। हाँ, मैं फिर हिलाता है केयरटेकर और उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर प्रविष्ट होते ही घर का जो माहौल था वो देखने लायक था। ठीक सामने शेर का मुंह लगा हुआ था, सामने दीवार, उसके बाईं तरफ घुमावदार सीढ़ी था, जो 3 मंजिला मकान के ऊपर की तरफ थी। अंदर सीढ़ियों की रेलिंग काले रंग की वार्निश और एक अजीब सा रहस्यमय निशान हर सीढ़ी पर बनाया गया था। केयरटेकर ने उन्हें वहीं लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा, फिर उनके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। अच्छे से खाने के बाद विवेक और पंकज ऊपर के कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद विवेक वहीं बालकनी में थोड़ी देर टहलता है और पंकज लगातार विवेक की तरफ असमंजस की स्थिति में कुछ सोचते हुए बोलता है, विवेक तो इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है? मतलब वो रिक्शे वाला कहना क्या चाहता था कि अगर आपके पिताजी विलायत नहीं गए होते और वो सब, तो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जवाब में विवेक बोलता है, तू इतना डर क्यों रहा है? हाँ, हमारे घर पे कुछ डकैतों ने हमला कर दिया था उन दिनों, और उस हमले में मेरे दादाजी समेत घर के सभी लोग मारे गए। पिताजी अगर विलायत न जाते तो शायद, छोड़ यार ये पुरानी बातें, कुछ और बात करते हैं। इतने में केयरटेकर वहाँ पहुँच जाता है। इनकी बातें सुनकर कुछ पल बाहर खड़ा रहने के बाद वो अंदर आता है और अंदर आकर विवेक से बोलता है, आप लोग सो जाइए, बहुत रात हो गई है। और आपका नाम क्या है? पंकज कहता है, मेरा नाम पंकज है, मैंने शायद बताया था। पंकज जी सो जाइए और मैं भी सोने चला जाता हूँ। नहीं, वो मुझे कहानी जानने की थोड़ी सी जिज्ञासा है, फिर क्या हुआ था उसके बाद मैं सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। केयरटेकर बोलता है कि अब आप सो जाइए, कल नवरात्रि का पहला दिन है, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, तो सो जाइए, सुबह बात करेंगे और कल घर से बाहर मिलेंगे। इतना ख्याल रखें। विवेक और पंकज काफी देर तक उत्सुक होकर आपस में बातें करते रहे। पंकज खास तौर पर विशेष रूप से उत्सुक था, बहुत कुछ जान लेना चाहता था। वो बार बार विवेक से पूछता है, और हम क्या करेंगे? पूजा में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? किस किस से मिलेंगे? भाई बहुत सारी कहानियाँ होंगी तेरे गाँव में तो, हाँ, और कुछ बताना मुझे। विवेक को धीरे धीरे नींद आने लगी थी। इतने में विवेक के कंधे की तरफ देखते देखते बाहर की तरफ नजर पड़ती है पंकज। वो देखता है, पंकज बोलता है, विवेक वो देख जरा, वो क्या है? वो टूटा हुआ सा खंबा जैसे किसी ने तोड़ दिया उसको, और उसके पीछे वो देख, वो लाल रंग का उसके पीछे आकृति दिखी क्या तुझे? मुझे दिखा कुछ वहाँ पे। विवेक बोलता है, पंकज कितने सवाल पूछेगा, तू थकता नहीं है क्या? सो जा भाई, नींद आ रही है। विवेक बोलता है, मुझे बता ना, वो क्या है भाई? वो लाल रंग का वो। तो विवेक बताता है कि ये एक मंदिर था जहाँ पे देवी की स्थापना होने वाली थी। बाकी सारे क्रियाकलाप हो चुके थे, पर उस रात तुझे बताया था ना वो डकैतों वाली कहानी, जब मेरे परिवार जाने दे, अब सोते हैं। बोलकर विवेक आंखें बंद कर लेता है, पर पंकज की आंखों में तो नींद थी ही नहीं। पंकज वहां से उठता है और धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी पंकज को एक दिशा से
पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे उन सूखे पत्तों के ऊपर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जैसे उस दिशा में देखता है वो आवाज थोड़ी और तेज होने लगती है। पंकज उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, ये जानने के लिए कि वहां कोई है क्या। वो पत्तों की सरसराहट और किसी के चलने की आवाजें बहुत तेज होने लग जाती हैं और अचानक से पंकज के कदम छिटक जाते हैं, जैसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। एकदम पलटकर वो उस रोने की आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है और वो रोने की आवाज अचानक तेज होने लग जाती है। उस आवाज को सुनकर, उस आवाज की डायरेक्शन में आगे बढ़ते 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 पंकज को एक टूटा फूटा सा मंदिरनुमा घर दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पे सलाखें लगी हुई थी और शायद वो बाहर से बंद था। आसपास झाड़ियां और बहुत भयावह माहौल और रोने की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। पंकज डर के मारे एक हल्की सी आवाज में पूछता है कोई है वहां? अंदर से कोई और आवाज नहीं आती और रोने की आवाज थोड़ी और तेज हो जाती है। उस मंदिरनुमा घर के दरवाजे पे जो सलाखें लगी थी, पंकज ने अंदर देखने की कोशिश की मगर घुप अंधेरा था। तो उस पर पंकज ने जेब से मोबाइल निकाला, उसकी लाइट जलाई और अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि अंदर एक मूर्ति है जिसके काले घने लंबे बाल हैं। मूर्ति का रंग पूरा काला है और अचानक से उस मूर्ति की आंखें झपकती हैं। वो मूर्ति धीरे धीरे हरकत में आती है, उसके त्रिशूल वाले हाथ में एक हरकत होती है और वो पंकज की तरफ बढ़ना शुरू करती है। बला की तेजी से पंकज को एकदम झटका लगता है, वो पीछे हटता है और डर के मारे पंकज वहीं बेहोश हो जाता है। सूखे पत्तों के बीच में धपाक से नीचे गिरता है और ठीक तभी केयर टेकर उसके पीछे आकर उसको हिलाता है। पंकज, पंकज, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ? पंकज को जैसे होश आता है, बचाओ बोलकर वो भाग जाता है वहां से। उसके पीछे पीछे केयर टेकर उसके पीछे पीछे आता है। फिर महावीर यानी कि केयर टेकर कहने लगा कि उस दिन कृष्ण चतुर्दशी थी। जमींदार साहब के यहाँ उत्सव जैसा माहौल था क्योंकि उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। जमींदार साहब की इकलौती बेटी थी, नाम था अपूर्वा। हाँ, हमारे विवेक बाबू की बुआ। रंग बहुत साफ तो नहीं कह सकते बल्कि काला ही था, लेकिन नैन नक्श इतने सुंदर, इतने तीखे और जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि खनकती सी आवाज में जैसे मंदिर में सैकड़ों घंटियां बज रही हों। चेहरा खिल जाता था जमींदार साहब का जब वो मुस्कुराती थी। जमींदार साहब और मैडम बहुत प्यार करते थे उनको। बाल रेशमी काले घने थे उनके, कभी गलती से उनसे खुल जाते तो ऐसा लगता कि मानो काले रंग का स्याह पर्दा किसी ने टांग दिया हो। जमीन को छूते थे उनके बाल। एक दिन अपूर्वा जमींदार साहब से बोली कि पिताजी, मेरे काले रंग से बहुत परेशानी हो रही होगी ना आपको? शादी वाले थोड़ा तकलीफ दे रहे होंगे आपको। पिताजी बिना शादी के रह नहीं सकते क्या आपके साथ? वैसे में जमींदार साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे पागल, समाज है, बिरादरी वाले हैं और फिर नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं। हम चाह के भी तुम्हें जीवन भर अपने साथ रख नहीं सकते। इसके अलावा आपका रंग काला हो या सांवला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नैन नक्श तो कमाल के हैं, सब लोग पसंद करते हैं आपको। ऐसी हीन भावना लेकर क्यों आती हो मन में? अपूर्वा कुछ देर के लिए शांत रही और शांत रहने के बाद उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरा मन बहलाने की कोशिश मत कीजिए, ये शादी कभी नहीं होगी। पिताजी वो आपकी धन दौलत के चक्कर में मुझसे शादी करना चाहते हैं, उन्हें मुझ में कोई रुचि नहीं है। लेकिन पिताजी मैं किसी हीन भावना का शिकार नहीं। काला रंग तो माँ काली का भी है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि शादी जैसी चीज मेरे लिए बनी नहीं है। अगले दिन थोड़ा मायूस थे जमींदार साहब, लेकिन फिर भी अपने काम में लगे हुए थे। मन कहीं और था, शरीर कहीं और था, आत्मा कहीं और। तभी एक काले रंग के घोड़े पर बैठा एक नकाबपोश घुड़सवार उनकी हवेली के सामने आकर रुकता है, जिसके हाथ में एक पत्र था। उसने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और सीधे वहां खड़े चौकीदार के हाथ में वो पत्र थमाया। घूरती निगाहों से जमींदार को देखा और सरपट निकल गया वहां से। वो पत्र हाथ में लेकर खोलकर जमींदार देवेंद्र नारायण दत्ता कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर न जाने क्या सोचा और आगे बढ़कर कमरे की तरफ चल दिए। उस समय संध्या काल में माता की आरती चल रही। वक्त मंदिर में मां दुर्गा की संध्या आरती चल रही। शंख बज रहे थे, घंटियां बज रही थी, लोग हर्षोल्लास के साथ माता की आरती गा रहे थे।
माता के आभूषण, उनके गहने अलग ही छटा बिखेर रहे थे। माँ की मोहिनी मूरत सबका मन मोह रही थी और माता के मस्तक पर दीपक की एक सुंदर सी रोशनी पड़ रही। नैनी के चेहरे पर दया की वर्षा हो रही। ऐसी मनमोहक मूर्ति देखने से भी नहीं। इस विशिष्ट पूजा को हर साल इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ किसी बहुत बड़े पर्व की भांति मनाया जाता था। इस तरह मनाया जाता था कि आसपास के गांव के सभी लोग वहां पर आकर एकत्रित होते थे। एक मजमा लग जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी किस्म का मेला है। ये पूजा आसपास के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बहुत पसंद की जाती है। ये पूजा हर साल वर्ष दर वर्ष इसी प्रकार, इसी आस्था, इसी विश्वास के साथ, इसी हर्षोल्लास के साथ यूं ही मनाई जाती थी हर साल। जमींदार साहब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे, उनका अंतर मन पूरी तरह से कांप रहा था। चेहरे में परेशानी के भाव और आंखों के कटोरों में आंसू दिखाई दे रहे थे। उनकी इस मनस्थिति पर उनके विशेष सलाहकार ने आखिरकार उनसे पूछा कि ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? पत्र में ऐसा क्या लिखा है? जिस पर जमींदार साहब ने अपने दाएं और बाएं तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। उसके बाद वो आगे बढ़े। आगे बढ़कर अपने विशेष सलाहकार की तरफ गौर से देखा और बोले, ये बात किसी को कानों कान खबर है। जमींदार ने आगे कहा, उस दिन एक नकाबपोश आया था। उसके हाथ में एक पत्र था जो वो चौकीदार को थमा के चला गया। उस पत्र में लिखा था कि मेरी बेटी की शादी से ठीक पहले ये सारे डाकू हमारे गांव में लूटपाट मचाना चाहते हैं। जमींदार साहब के सलाहकार ने कहा, क्या बात कर रहे हैं माई बाप? ऐसी चेतावनी दी डाकुओं ने? और क्या लिखा है पत्र के अंदर? तो जमींदार ने कहा कि पत्र में आगे लिखा है कि अगर मैं बहुत सारी मौतों को और पूरे गांव में लूटपाट को बचाना चाहता हूं तो फिर मुझे मेरी सारी संपत्ति डाकुओं को दे देनी पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। भाई बाप आप बताइए क्या करना है? हमारे पास लठैत हैं। अरे लठैत कम है। लठैतों की संख्या उनकी संख्या से बहुत कम है, कई गुना ज्यादा है वो लोग। अगर वो आए तो मेरे पूरे गांव में लाशों का अंबार बिछा देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी हो या ना हो, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। एक काम करो तुम, जितने भी हीरे जवाहरात आभूषण जो कुछ है, संपत्ति के सारे कागजात सब कुछ पोटली में इकट्ठा करो और दरवाजों को खुला रख दो और सामने के सारी की सारी चीजें इकट्ठी कर दो। तो आएंगे, संपत्ति लेंगे और चले जाएंगे। बस मैं इस गांव का और इस गांव के किसी भी गांव वाले का आहित होने नहीं दे सकता। ठीक वैसा ही हुआ। डाकू आए, दरवाजे को खुला देखा, आसपास देखा, कोई लठैत नहीं, कोई सुरक्षा कर्मचारी नहीं है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली डाकुओं ने। उसके बाद सामने पड़ी पोटलियों की तरफ ध्यान दिया। पोटलियां थी, आभूषण थे, कागजात भी थे, पर उसके बाद भी डाकुओं के गुस्से का सीमा न रहा। उन्होंने कहा, जमींदार तूने अपनी मौत बुला ली है। धड़धड़ाते हुए सभी घुड़सवार जमींदार की हवेली में अंदर घुसते हैं। उसके 3 मंजिला इमारत को बड़े गौर से देखते हैं, उसके लठैतों को बड़े गौर से देखते हैं। जमींदार सामने खड़ा था। सम्राट की आंखें अंगारों की तरह चल रही थी। जमींदार ने कहा, मैं समझ नहीं सका आपके आने का प्रायोजन क्या है। मैंने तो वो किया जो आपने चाहा। तूने वो किया। जितनी पोटलियां बोली गई थीं, जितना सोना बोला गया था, जितना आभूषण बोला गया था, उससे बहुत कम थी पोटलियां। जमींदार, ये तेरे लठैत कुछ नहीं कर पाएंगे। खून की होली होगी इस हवेली में। आग से जलते हुए आंखों के अंगारे लेकर दस्यु सम्राट सीधे अंदर दाखिल। आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या। जमींदार ने वही किया जो दस्यु सम्राट ने कहा। फिर इस दुश्मनी की वजह गद्दारी, यही एक वजह है। जिसे अपना विशेष सलाहकार मानते थे जमींदार साहब, उसी सलाहकार ने उन पोटलियों में से कुछ पोटलियां कम कर दी थी। यानी कि ये एक
षड्यंत्र था, षड्यंत्र जमींदार को जमींदोज करने का। और वही हुआ, डाकू आगे बढ़ते गए, उस हवेली की ईंट से ईंट बजा दी, खून की नदियां बहा दी, सभी लठैतों को काट के नीचे फेंक दिया गया। और जितना सोना उस हवेली में था, भले ही वो उसकी सीढ़ियों पे, उसकी दीवारों पे, जिस तरह से भी, जिस रूप में भी कीमती आभूषण थे, सब निकाल लिए गए। जिसके गले में जो मिला गले काट दिए गए, कान फाड़ दिए गए, रेत दिए गए और खून की नदियां बहा दी गई उस हवेली के अंदर। और वो विभत्स दृश्य सामने उस मंदिर नुमा जगह के अंदर बैठी अपूर्वा बड़े गौर से देख रही थी। वो चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। वो हाथ में त्रिशूल और कुछ जरूरी चीजें, पूजा की सामग्री, हवन की सामग्री लिए अंदर गई थी, मगर न जाने किसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। जब उसने बहुत चीखा चिल्लाया, दरवाजे को जोर शोर से खड़खड़ाया, तो किसी डाकू ने बाहर से आकर दरवाजे को खोला और अंदर घुसने की जैसे ही कोशिश की, एक त्रिशूल उसके सीने में गड़ गए। फिर एक दूसरे लुटेरे, दूसरे डकैत ने आकर वही काम करने की कोशिश की, तो वो भी रहस्यमय तरीके से उस त्रिशूल के द्वारा मारा गया। दूर खड़े बाकी के डाकुओं ने देखा, उनके मन में थोड़ी सी दहशत, और उन्होंने उस मंदिर नुमा घर को बाहर से बंद करके उसमें आग लगाने की कोशिश की। और धीरे धीरे करके वो आग बढ़ती गई, लेकिन अंदर से कोई भी चीखों की आवाज नहीं आई। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे हम अनहोनी कहते हैं। और कुछ देर बाद वो आग अपने आप शांत हो गई। इस पूरे मंजर को कुछ गांव वालों ने दूर से देखा, जिन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग किस तरह रहस्यमय अंदाज में मर गए, किस तरह से वो आग जलने के बाद भी अंदर मौजूद व्यक्ति का बाल विभाग न कर सके। और तब से इस मंदिर को, इस जगह को जिसमें कभी भी देवी की स्थापना हो न सकी, उसे लोग डरने लगे। उस दरवाजे को खोलने से उनके हाथ कांपने लगे। और तुम उस जगह पर जाकर मनुष्य फैला रहे हो, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। केयर टेकर की बातें सुनकर पंकज और विवेक के जबड़े डर से भिज चुके थे। पंकज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ है इस घर में। ये बंजर सी कोठी, ये जगह जगह टूट फूट, ये सब उस वहशियत का मंजर है। वो कहता है कि केयर टेकर साहब, मतलब महावीर जी, आपने कहा था फिर अपूर्वा जी, यानी उनका एक और नाम बताया था ना आपने? केयर टेकर कहता है हाँ, उनका दूसरा नाम वामिका था। जिस दिन से वो घटना हुई, उस दिन के बाद से इस जगह को वामिका नगरी कहा जाने लगा। उस घटना के कुछ दिनों बाद वो विशेष सलाहकार समूल नष्ट हो गया। उसकी और उसके परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और तुम उधर जाकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी उस हवेली और उन अवशेषों को देखकर विवेक के आंख से आंसू गिर रहे थे। पंकज की आंखों में खौफ तैर रहा था। वो समझ पा रहे थे कि उस रात यहां क्या हुआ था। एक एक करके उसके दादा, उसकी दादी, उसके बाकी के परिजन, सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। कहते हैं वामिका आज भी यहाँ निवास करती है, और उसके होते इस हवेली का और हम सबका बाल विवाह कर। हाँ, पर अब हम दिवाली नहीं मनाते। दिवाली तो खोटी होती है हमारी। बहुत याद करते हैं हम जमींदार साहब, उनके किए गए परोपकारों को, अच्छे कामों को। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा विवेक बाबू, आते रहा करिए। महावीर की बातें सुनकर विवेक और पंकज की आंखों में श्रद्धा और दुख के मिश्रित भाव नजर आने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर महावीर की तरफ देखा और आगे बढ़े उस घर की तरफ, उस कमरे की तरफ, और वहीं पर पास में रखे हुए कुछ फूल उठाकर उन्होंने उस कमरे के आगे रख दिए और दरवाजे की सलाखों से अंदर झांकते हुए उन्होंने वामिका को सादर नमन किया। हर चीज जो बुरी दिखती है वो बुरी हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। कई बार अविश्वसनीय घटनाएं भी हो जाती हैं हमारे आसपास। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी, हमारी जुबानी? अगर पसंद आई है तो फिर
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को सुनाऊं मैं और आप हो उसके अंदर फीचर, तो लिख दीजिए कमेंट में हमें अपनी कहानी, अपनी जुबानी, अपने बारे में जितने डिटेल पॉसिबल हो, और हमें शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।